नमस्कार दोस्तों। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं, जो पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि अंतिम प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि शुरुआती प्रश्न। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपकी परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो। पहला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है? ए पूर्वी तारे को, बी दक्षिणी तारे को, सी उत्तरी तारे को, डी पश्चिमी तारे को। अब आप लोग बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगी, उसके बाद आंसर बताऊंगी। तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है उत्तरी तारे को, नॉर्थ स्टार को। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ध्रुव तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा की ओर चमकता है। प्राचीन काल में नाविक और यात्री रात्रि में दिशा का निर्धारण इसी तारे को देखकर करते थे, क्योंकि यह आकाश में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। प्रश्न नंबर 2, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1981, बी 1973, सी 1972, डी 1985। आपके पास 3 सेकंड का समय है, आप लोग सोच लीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी 1973 ईस्वी में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में तेजी से घटती बाघों की आबादी को बचाने और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत की गई थी। अन्य विकल्पों का विश्लेषण यहाँ पर देखना जरूरी है। 1981 ईस्वी, इस वर्ष भारत में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि एफएसआई की स्थापना की गई थी। 1972 ईस्वी, इस वर्ष भारत का ऐतिहासिक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास हुआ था, जिसके बाद ही प्रोजेक्ट टाइगर का रास्ता साफ हुआ था। 1985 ईस्वी, इस वर्ष भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन किया था। प्रश्न नंबर 3, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह मुख्य रूप से बाघों और संकटग्रस्त बारहसिंघा, जिसे दलदली हिरण भी कहा जाता है, के सफल संरक्षण के लिए विश्व भर में जाना जाता है। आइए अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। तमिलनाडु, यहाँ मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, यहाँ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ अच्छे से याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन डी। गुजरात, यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो पूरे एशिया में एकमात्र एशियाई शेरों यानी एशियाटिक लॉयंस का निवास स्थान है। प्रश्न 4, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, बी हिंदू व मुस्लिम के मध्य, सी कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, डी नरम व गरम दल के मध्य। आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा।
चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। उत्तर सी, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। यानी कि लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत दोनों संगठनों ने ब्रिटिश सरकार के सामने संयुक्त रूप से स्वशासन की मांग रखी थी। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी बिहार में। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर बी गुजरात में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित कच्छ के छोटे रन यानी लिटिल रन ऑफ कच्छ में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत के सबसे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक है और यह लुप्त प्राय भारतीय जंगली गधों का एकमात्र निवास स्थान है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहाँ बांधवगढ़, कान्हा और पेंच जैसे प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य हैं। ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का जैसे बाघ अभ्यारण्य तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन डी बिहार। बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ए श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, बी प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, सी चट्टानों की शक्ति मापन को, डी इनमें से सभी। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर बी बिल्कुल सही है। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन को कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। इसकी व्याख्या देखिए। कार्बन डेटिंग विशेष रूप से रेडियो कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग पुरातत्व विज्ञान में पुरानी हड्डियों, लकड़ी, पौधों के अवशेषों तथा अन्य कार्बनिक सामग्रियों की आयु का सटीक निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसमें कार्बन 14 के क्षय की दर को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया था? ऑप्शन ए 21 मई सन 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 20 जनवरी 1950, डी 13 नवंबर 1950। आइए इसका उत्तर देखते हैं। 24 जनवरी 1950। इसकी व्याख्या देखिए। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनी अंतिम बैठक के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। प्रश्न संख्या 8, बायोमैग्निफिकेशन है। ऑप्शन ए कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, बी जीव के आकार में वृद्धि, सी समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, डी इनमें से सभी। उत्तर सी बिल्कुल सही है। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखें। बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन पर्यावरण विज्ञान की वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक, विषाक्त और गैर बायोडिग्रेडेबल रसायन जैसे डीडीटी या भारी धातुएं जैसे पारा खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे उच्च पोषण स्तर पर जाने पर जीवों के वसायुक्त ऊतकों में अधिक मात्रा में संचित होने लगते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए कवक, बी मृदा, सी प्रोटीन, डी फास्फोरस। आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर ए कवक बिल्कुल सही है। यानी कि जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है कवक।
इसकी व्याख्या देखते हैं। जैव मंडल में मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक होते हैं। जैविक, जिनमें सजीव जैसे पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं, तथा अजैविक, जिसमें निर्जीव जैसे मिट्टी, जल, खनिज, प्रोटीन आदि आते हैं। कवक यानी फंगी एक सजीव जीव है जो अपघटक यानी डिकम्पोजर की भूमिका निभाता है, इसलिए यह जैविक घटक है, ना कि अजैविक घटक। प्रश्न नंबर 10, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में, बी सिडनी में, सी न्यूयॉर्क में, डी नागासाकी में। इसका उत्तर क्या होगा? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर ए एम्स्टर्डम बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या है। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण, वनों की कटाई रोकने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर काम करने वाला एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नीदरलैंड देश के एम्स्टर्डम शहर में स्थित है। प्रश्न 11, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में, यानी कि आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में है। इसकी व्याख्या है। भारत के गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों के भूजल में आर्सेनिक की मात्रा खतरनाक स्तर तक पाई जाती है। इनमें भी पश्चिम बंगाल सबसे गंभीर रूप से प्रभावित राज्य है। आर्सेनिक युक्त प्रदूषित पानी के लगातार सेवन से त्वचा संबंधी बीमारियां जैसे ब्लैक फुट रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? ऑप्शन ए रेन शैडो प्रभाव है, बी उच्च तुंगता प्रभाव है, सी निम्न ताप प्रभाव है, डी ताप प्रभाव है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ए रेन शैडो प्रभाव है। आइए इसकी व्याख्या देखें। जब दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं भारत के पश्चिमी तट से टकराती हैं, तो वे पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों के कारण ऊपर उठकर तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा करती हैं। जब ये हवाएं पहाड़ों को पार कर दूसरी तरफ दक्कन के पठारी भाग की ओर पहुंचती हैं, तो नीचे उतरते समय शुष्क हो जाती हैं। इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया कहा जाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। उच्च तुंगता प्रभाव। उच्च तुंगता यानी ऊंचाई के कारण तापमान घटता है और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ या वर्षा अधिक होती है, न कि सूखापन आता है। ऑप्शन सी निम्न ताप प्रभाव। निम्न तापमान के कारण वाष्पीकरण कम होता है और नमी बनी रहती है। यह दक्कन के शुष्क होने का कारण नहीं है। ऑप्शन डी दाब प्रभाव। वायु दाब हवाओं की दिशा तय करती है, लेकिन पहाड़ों के पीछे के हिस्से में वर्षा न होने का सीधा भौगोलिक कारण हवाओं का पहाड़ों से अवरुद्ध होना यानी रेन शैडो है। प्रश्न नंबर 13, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1972 में, बी 1962 में, सी 1960 में, डी 1975। तो आपके पास 3 सेकंड है सोचने के लिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर ए 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इसकी व्याख्या देखिए। भारत सरकार ने अवैध शिकार, वन्य जीवों के अंगों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने तथा संकटग्रस्त पेड़ पौधे और जानवरों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। प्रश्न 14, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। ऑप्शन ए सौर स्थिरांक, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी सूर्यातप, ऑप्शन डी ऊष्मा बजट। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सौर स्थिरांक। आइए व्याख्या से समझते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य की किरणों के लंबवत प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को सौर स्थिरांक कहते हैं।
इसका मान लगभग 1.361 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आइए अन्य विकल्प देखते हैं। सौर ऊर्जा, यह सूर्य से निकलने वाले प्रकाश और ऊष्मा का सामान्य नाम है जो किसी भी रूप में प्राप्त हो सकती है। यह कोई निश्चित वैज्ञानिक दर नहीं है। सूर्यातप, सूर्य से आने वाली वह सौर विकिरण जो वास्तव में पृथ्वी की सतह यानी धरातल तक पहुंचती है और उसे गर्म करती है, उसे सूर्यातप कहते हैं। ऊष्मा बजट, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली सौर ऊर्जा और पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में वापस लौटाई जाने वाली ऊष्मा के बीच के संतुलन या हिसाब किताब को ऊष्मा बजट कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी यूएसएसआर। चलिए आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यूएसएसआर। व्याख्या से समझते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। यूएसए, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी व्यवस्थाएं ली गई थी। ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ब्रिटेन के संविधान से भारत में संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और कानून बनाने की प्रक्रिया ली गई थी। जर्मनी, ऑप्शन सी जर्मनी, जर्मनी के वाइमर संविधान से भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का प्रावधान लिया गया था। फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ अच्छे से याद कर लेना है। इसलिए आप लोग बार बार इसे रिवाइज करिएगा। प्रश्न नंबर 16, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शांत घाटी में, बी सुरमा घाटी में, सी फूलों की घाटी में, डी दोरांग घाटी में। चलिए आप लोग आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा ए शांत घाटी में। व्याख्या से समझिए। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी यानी साइलेंट वैली उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों से ढकी हुई है। यह क्षेत्र भारत में जैविक रूप से सबसे समृद्ध और सघन जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर आता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। सुरमा घाटी, यह घाटी असम यह घाटी असम और बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। यह चाय की खेती के लिए जानी जाती है, लेकिन जैव विविधता के मामले में शांत घाटी जितनी समृद्ध नहीं है। फूलों की घाटी, यह उत्तराखंड में स्थित है। यह मुख्य रूप से सुंदर अल्पाइन फूलों और प्राकृतिक दृश्यों के लिए जानी जाती है, लेकिन सदाबहार वर्षा वनों की तुलना में यहाँ जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता कम होती है। ऑप्शन डी दोरांग घाटी, यह असम राज्य के दरांग जिले में स्थित एक क्षेत्रीय घाटी है जिसका जैव विविधता सूचकांक बहुत सामान्य है। प्रश्न नंबर 17, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? ऑप्शन ए नीले ज्वाला से जलने वाला, बी उच्च ऊष्मीयमान, सी एक स्वच्छ ईंधन, डी मीथेन उत्सर्जन करने वाला। इसका ऑप्शन है उत्तर बी मीथेन उत्सर्जन करने वाला। व्याख्या से समझते हैं। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है। यह नीली लौ के साथ धुआं रहित जलती है और इसका कैलोरी मान उच्च होता है, जिससे यह एक बेहतरीन स्वच्छ ईंधन है। यह मुख्य रूप से मीथेन का उत्सर्जन नहीं करती है, इसलिए कथन डी असत्य है। प्रश्न नंबर 18, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन ए
उत्पादक व उपभोक्ता। ऑप्शन बी जैविक तथा अजैविक पदार्थ। ऑप्शन सी पौधे तथा जंतु। ऑप्शन डी उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर भी जैविक तथा अजैविक पदार्थ, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। व्याख्या से समझिए। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण मुख्य रूप से दो बड़े घटकों से मिलकर होता है। जैविक घटक, इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जैसे सभी जीव आते हैं, और अजैविक घटक जिसमें मिट्टी, प्रकाश, हवा, पानी, कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व जैसे निर्जीव पदार्थ आते हैं। प्रश्न नंबर 19 मकर रेखा है। ए 23.5 डिग्री साउथ, बी 23.5 डिग्री नॉर्थ, सी 23.5 डिग्री, डी 23 डिग्री साउथ। इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए उत्तर देखते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं। व्याख्या देखिए। ग्लोब पर भूमध्य रेखा इक्वेटर के दक्षिण में स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश की काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर उडम, ऑप्शन बी डॉक्टर A.G. टांसले, ऑप्शन सी डॉक्टर R.D. मिश्रा, ऑप्शन डी डॉक्टर विटाकर। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर बी डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। व्याख्या देखिए। पर्यावरण विज्ञान में इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले अंग्रेज वनस्पति शास्त्री और पारिस्थितिकीविद आर्थर जॉर्ज टांसले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। आइए अन्य विकल्प देखते हैं। डॉक्टर उडम, इन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी यानी मॉडर्न इकोलॉजी का जनक माना जाता है। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज पर बहुत बड़ी किताबें और शोध लिखे हैं। ऑप्शन सी डॉक्टर R.D. मिश्रा, इन्हें भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की नींव रखी थी। ऑप्शन डी डॉक्टर विटाकर, R.H. विटाकर ने जीवों के वर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध पंच जगत प्रणाली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु दी थी। प्रश्न नंबर 21 घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी, ऑप्शन डी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। आइए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन बी मांसाहारी। व्याख्या से समझते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक यानी घास पौधों से होती है, जिसे शाकाहारी जैसे टिड्डा, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। इन शाकाहारियों को मांसाहारी जीव जैसे मेढक, सांप, शेर, जिन्हें द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, वे खाते हैं। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष या सबसे उच्च स्तर पर मांसाहारी यानी कार्निवोरस जीव आते हैं। प्रश्न नंबर 22 वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। व्याख्या देखिए। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। इनमें से पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक की पहली और सबसे घनी परत क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर है। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान इसी मंडल में घटित होती। आइए अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। ऑप्शन ए मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। समताप मंडल के ऊपर यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है।
जहां अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। यह क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर दूसरी परत है। इसमें ओजोन परत यानी O3 पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यहाँ का मौसम शांत रहता है, इसलिए हवाई जहाज इसी परत में उड़ते हैं। आयन मंडल आयनोस्फीयर, यह बाह्य वायुमंडल का हिस्सा है। इसमें विद्युत आवेशित कण आयन होते हैं, जो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित करके रेडियो और संचार प्रणाली को संभव बनाते हैं। प्रश्न नंबर 23। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1990 को, बी 10 दिसंबर 1980 को, सी 11 मई 1972 को, डी 11 दिसंबर 2002 को। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 11 दिसंबर 2002 में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और उनसे मिलने वाले लाभों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। 16 अक्टूबर 1990। 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1980। वर्ष 1980 में भारत में प्रसिद्ध वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ताकि जंगलों की कटाई को नियंत्रित किया जा सके। ऑप्शन सी 11 मई 1972। इस समय भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून का मसौदा तैयार हो रहा था, जो अंततः सितंबर 1972 में पास हुआ था। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन ए अधिक उपज वाली किस्म की खेती, बी ग्लास हाउस में पौधे लगाना, सी शिफ्टिंग खेती, डी जैविक खेती। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। आइए व्याख्या देखें। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्यावरण के सर्वथा अनुकूल होती है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर पूरी तरह से प्राकृतिक खाद जैसे गोबर खाद, केचुआ खाद और नीम के अर्क का उपयोग किया जाता है। यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है और प्रदूषण नहीं फैलने देती है। प्रश्न नंबर 25 अम्लीय वर्षा संबंधित है। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड से, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड से, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ऑप्शन डी बोरिक अम्ल। इसका सही उत्तर देखते हैं। उत्तर बी सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। इसकी व्याख्या देखते हैं। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रमुख होती है। जब यह गैस वायुमंडल की नमी और बादलों के पानी के साथ क्रिया करती है, तो यह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का निर्माण करती है। यही एसिड बारिश के पानी के साथ मिलकर धरती पर गिरता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। आइए अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। एसिटिक एसिड से, यह सिरके यानी विनेगर में पाया जाने वाला एक कमजोर अम्ल है। इसका अम्लीय वर्षा से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यह एक अत्यंत शक्तिशाली अम्ल है जो हमारे पेट यानी अमाशय में भोजन को पचाने के लिए स्रावित होता है। यह वर्षा के जल से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी बोरिक अम्ल, यह एक बहुत ही हल्का एसिड है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एंटीसेप्टिक के रूप में या कैरम बोर्ड पर पाउडर के रूप में घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 WWF से आशय है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वॉर फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन डी वर्ल्ड वॉच फंड। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन होगा उत्तर ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड।
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। WWF पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण, अनुसंधान एवं उनकी बहाली के लिए काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो जायंट पांडा है। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि जायंट पांडा है। प्रश्न 27, फूलों की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। आइए इसकी व्याख्या देखें। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यह पार्क अपने अनूठे पर्वतीय फूलों की ढलानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। ए सिक्किम में, सिक्किम अपनी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और दुर्लभ ऑर्किड फूलों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, यहाँ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, यहाँ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कश्मीरी हिरण यानी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 28, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ऑप्शन ए केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर है उत्तर बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आइए इसे व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं। भारत में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी, उसके नियंत्रण तथा प्रदूषण मानकों को तय करने और मापने का मुख्य कार्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। केंद्रीय जल आयोग, यह भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई योजनाओं के विकास से संबंधित तकनीकी संस्था है। इसका मुख्य काम प्रदूषण मापना नहीं है। ऑप्शन सी ग्रीन ट्रिब्यूनल, यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण से जुड़े कानूनी मुकदमों और विवादों का तेजी से निपटारा करती है। यह प्रदूषण मापने का काम नहीं करती बल्कि प्रदूषण फैलाने वालों को सजा या जुर्माना देती है। ऑप्शन डी सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यह भारत का सबसे पुराना नक्शा बनाने और भौगोलिक सर्वेक्षण करने वाला आधिकारिक विभाग है। प्रश्न नंबर 29, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन ए एंडीज में, ऑप्शन बी हवाई में, ऑप्शन सी सिसिली में, ऑप्शन डी रॉकीज में। तो इसका सही आंसर क्या है? आइए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए एंडीज में। व्याख्या से समझिए। कोटोपैक्सी विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय जागृत ज्वालामुखी में से एक है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर देश में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। हवाई में, प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप अपने सक्रिय ज्वालामुखियों जैसे मोना लोआ और किलाऊ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सिसिली, इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना नामक बहुत ही प्रसिद्ध जागृत ज्वालामुखी है। इसके पास ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाने वाला स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इसे ज़रूर याद करिएगा। ऑप्शन डी रॉकीज में, उत्तरी अमेरिका की इस पर्वत श्रृंखला में ज्वालामुखी गतिविधियां बहुत ही विरल या मृतप्राय हैं। यहाँ कोटोपैक्सी जैसा कोई बड़ा जागृत ज्वालामुखी नहीं है। प्रश्न नंबर 30, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। चलिए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। व्याख्या से समझिए।
मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली इस महान नदी को तिब्बत में सांगपो यानी शुद्ध करने वाली नदी के नाम से पुकारा जाता है। जब यह नदी हिमालय की श्रेणियों को काटते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होते हुए असम घाटी में प्रवेश करती है, तब भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। यमुना, यह उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसका तिब्बत या सांगपो से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी गंगा, यह भारत की राष्ट्रीय नदी है जो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद, भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में मिलने से बनती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। ऑप्शन डी सिंधु, यह नदी भी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है, लेकिन यह सांगपो के विपरीत पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत के लद्दाख से होकर पाकिस्तान में चली जाती है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान यानी शेर का मुख कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऑप्शन ए हाइग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन बी एनहाइड्रस लवण, ऑप्शन सी हाइड्रोफिलिक लवण, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक लवण। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण यानी आर्द्रताग्राही लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास के वायुमंडल में उपस्थित जल के अणुओं और नमी को अपनी ओर आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। एनहाइड्रस लवण, यह वह लवण है जिसमें जल के अणु बिल्कुल नहीं होते हैं। इसे निर्जलीय लवण भी कहते हैं। ऑप्शन सी हाइड्रोफिलिक लवण, यह जल स्नेही होता है जो जल में आसानी से घुल जाता है या पानी के संपर्क में आने की प्रवृत्ति रखता है। डी, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक लवण, यह जल विरोधी होता है जो जल के अणुओं से दूर भागता है या पानी में नहीं घुलता है। प्रश्न नंबर 32, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन ए क्रोड संरक्षण, ऑप्शन बी स्वास्थानीय संरक्षण, ऑप्शन सी अपस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन डी परिधीय संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वस्थानीय संरक्षण। व्याख्या से समझिए। जीवों या पौधों को उनके मूल प्राकृतिक आवास जैसे जंगलों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों के अंदर ही संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनों, चारागाहों, नदियों और झीलों का संरक्षण किया जाता है। आइए अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। ऑप्शन ए क्रोड संरक्षण, यह किसी संरक्षित क्षेत्र के सबसे केंद्रीय और संवेदनशील हिस्से जिसे कोर जोन कहा जाता है की सुरक्षा से संबंधित पद है। ऑप्शन सी अपस्थानीय संरक्षण, जब संकटग्रस्त जीवों या वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर किसी कृत्रिम या मानव निर्मित स्थान जैसे चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक में संरक्षित किया जाता है तो उसे अपस्थानीय या बहिस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। ऑप्शन डी परिधीय संरक्षण, यह किसी संरक्षित क्षेत्र के बाहरी किनारों या बफर जोन के प्रबंधन से संबंधित शब्द है। प्रश्न नंबर 33, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए केनेप्स रिडले, बी लागरहेड, सी ऑलिव रिडले, डी फ्लैटबैक। तो इसका सही आंसर क्या है? आइए देखते हैं। उत्तर सी ऑलिव रिडले। आइए व्याख्या से इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय जल भागों में पाए जाने वाले कछुओं की प्रजातियों में सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले की है।
ओडिशा का गहिरमाथा तट इनके सामूहिक घोंसले बनाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अन्य विकल्पों को देखते हैं यहाँ पर। केनेप्स रिडले, यह दुनिया के सबसे छोटे और सबसे लुप्त प्राय समुद्री कछुओं की प्रजाति है जो मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी में पाए जाते हैं। बी लागरहेड, यह बड़े सिर वाला कछुआ होता है जो दुनिया के विभिन्न महासागरों में पाया जाता है, लेकिन भारत में इसकी संख्या सर्वाधिक नहीं है। ऑप्शन डी फ्लैटबैक, यह कछुआ मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों और महाद्वीपीय शेल्फ के पास पाया जाता है। प्रश्न नंबर 34, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ए वाहनों से निकली गैसें, ऑप्शन बी पेड़ पौधे से निकली गैसें, ऑप्शन सी भट्टियों से निकली गर्म हवा, ऑप्शन डी रसोई गैस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाहनों से निकली गैसें। व्याख्या से समझिए। विश्व ऊष्मायन के लिए मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों में ईंधन के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होकर वायुमंडल को गर्म करती हैं। प्रश्न नंबर 35, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिटुमिन, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी मेटालॉयड, ऑप्शन डी अयस्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अयस्क। व्याख्या देखिए। अयस्क यानी ओर को ही धातु में प्रस्तर यानी धातु वाला पत्थर कहा जाता है। अयस्क प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ऐसी चट्टानें या पत्थर होते हैं जिनसे व्यावसायिक रूप से विभिन्न प्रकार की धातुओं को आसानी से निकाला जाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। बिटुमिन, यह कोयले का एक प्रकार या पेट्रोलियम का एक गाढ़ा रूप है जो ऊर्जा या सड़क निर्माण में प्रयुक्त होता है। यह धातु नहीं है। बॉक्साइट, यह स्वयं एल्यूमीनियम धातु का एक विशिष्ट अयस्क है। सी मेटालॉयड, इन्हें उपधातु कहते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं जैसे सिलिकॉन और आर्सेनिक। प्रश्न नंबर 36, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या देखिए। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान वायुमंडल से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं और जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार वे वायु प्रदूषण को कम करते हैं। अन्य ऑप्शन को देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यह एक प्रदूषक गैस है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। पौधे इसका प्राकृतिक रूप से भोजन बनाने में उपयोग नहीं करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यह वाहनों के धुएं से निकलने वाली एक अत्यंत जहरीली गैस है। पौधे इसका अवशोषण नहीं करते हैं। नाइट्रोजन N2, वायुमंडल में यह 78% तक पाई जाती है। पौधे इसे सीधे हवा से अवशोषित नहीं कर पाते हैं बल्कि मिट्टी में बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 37, भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन ए बोफोर्ट पैमाने से, ऑप्शन बी डेसिबल में, ऑप्शन सी न्यूटन में, ऑप्शन डी रिक्टर पैमाने में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रिक्टर पैमाने में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इस पैमाने को सीस्मोग्राफ नामक यंत्र में लगाया जाता है जो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। बोफोर्ट पैमाने में, इस पैमाने का उपयोग हवा या हवा की गति की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। डेसिबल, यह ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। न्यूटन, यह भौतिकी में बल को मापने का अंतरराष्ट्रीय SI मात्रक है। प्रश्न नंबर 38, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए
ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा। ऑप्शन सी अम्ल वर्षा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। इसकी व्याख्या देखिए। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अंटार्कटिका, आर्कटिक और ऊंचे पहाड़ों पर सदियों से जमी हुई विशाल बर्फ पिघलकर नदियों के रास्ते महासागर में जा रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 39। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी SF6, ऑप्शन डी SO2। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी SO2। व्याख्या देखिए। वायुमंडल में प्रदूषण फैलाने वाली सबसे हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है। यह गैस कोयले और कारखानों के ईंधनों के जलने से निकलती है और फेफड़ों की बीमारियों तथा अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अन्य विकल्प देखते हैं। एस यानी कि सल्फर। यह केवल सल्फर का रासायनिक प्रतीक एलिमेंट है जो ठोस रूप में होता है, यह गैस नहीं है। ऑप्शन बी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। यह सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस है जो दलदली इलाकों से निकलती है, लेकिन प्रदूषण के स्तर पर यह SO2 जितनी व्यापक रूप से हानिकारक नहीं है। प्रश्न नंबर 40। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए वृक्षों द्वारा, ऑप्शन बी मछलियों द्वारा, ऑप्शन सी जंतुओं द्वारा, ऑप्शन डी सूर्य प्रकाश द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वृक्षों द्वारा। व्याख्या देखिए। वृक्ष वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे प्राकृतिक माध्यम है। वृक्ष हवा में मौजूद अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हवा शुद्ध होती है। प्रश्न नंबर 41। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 नवंबर, ऑप्शन बी 5 जनवरी को, ऑप्शन सी 5 जून को, ऑप्शन डी 5 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 जून को। इसकी व्याख्या देखिए। पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान हुई थी। यहाँ पर एक तिथि और महत्वपूर्ण है, 5 सितंबर। भारत में इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 42। किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता है। ऑप्शन ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, ऑप्शन बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, ऑप्शन सी जंतुओं एवं मछलियों को, ऑप्शन डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। आइए व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में फ्लोरा शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों और वनस्पति के लिए किया जाता है, जबकि फौना शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के सभी जंतुओं और प्राणियों की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 43। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी मृदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तालाब। व्याख्या देखिए। तालाब एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का आदर्श उदाहरण है। इसमें जैविक तत्व जैसे मछलियाँ, जलीय पौधे, मेढक, बैक्टीरिया और अजैविक तत्व जैसे जल, मिट्टी, घुली हुई ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश दोनों एक साथ मिलकर एक संतुलित प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 44। कौन जीवीय कारक नहीं है? ऑप्शन ए पेड़ पौधे, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव, ऑप्शन डी प्रस्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रस्तर। व्याख्या देखिए। प्रस्तर का अर्थ पत्थर होता है, जो कि एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए यह अजैविक घटक है, ना कि जीवीय कारक।
बाकी तीनों विकल्प सजीव हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। पेड़ पौधे ये सजीव होते हैं और इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादक जीवीय कारक कहा जाता है। ऑप्शन बी, जंतु ये भी सजीव हैं जिन्हें उपभोक्ता जीवीय कारक की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन सी, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया और कवक जैसे जीव भी सजीव हैं जिन्हें अपघटक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, स्थलमंडल में। ऑप्शन बी, जलमंडल में। ऑप्शन सी, वायुमंडल में। ऑप्शन डी, प्रकाश मंडल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्थलमंडल में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दुनिया के अधिकांश पेड़ पौधे और घने जंगल स्थलमंडल लिथोस्फेयर यानी जमीन या मिट्टी की सतह पर पाए जाते हैं। यहाँ उन्हें बढ़ने के लिए आवश्यक मिट्टी, खनिज, पानी और स्थिरता आसानी से मिल जाती है। प्रश्न नंबर 46, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, पैरासाइट। ऑप्शन बी, डीकम्पोजर। ऑप्शन सी, स्केवेंजर। ऑप्शन डी, ओमनीवोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्केवेंजर। इसकी व्याख्या देखिए। जो मांसाहारी या शाकाहारी प्राणी खुद शिकार नहीं करते बल्कि पर्यावरण में पहले से मरे हुए जीवों या सड़ रहे मृत शरीरों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें स्केवेंजर या मुर्दाखोर या मार्जक कहते हैं। जैसे गिद्ध, कौवा, मक्खी, लकड़बग्घा आदि। ये पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। पैरासाइट या परजीवी ये वे जीव होते हैं जो किसी जीवित जीव के शरीर पर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अमरबेल, जुएं। ये मृत जीवों को नहीं खाते हैं। बी, डीकम्पोजर या अपघटक ये कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मरे हुए पौधों और जानवरों के अवशेषों को रासायनिक रूप से गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। डी, ओमनीवोर या सर्वाहारी ये वे जीव हैं जो पौधों यानी साग सब्जी और मांस दोनों को खाते हैं, जैसे मनुष्य और भालू। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? ए, जल प्रदूषण। बी, मृदा प्रदूषण। सी, वायु प्रदूषण। डी, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर है सी, वायु प्रदूषण। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वायु प्रदूषण के कारण जब वायुमंडल में अवांछनीय गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तो वे सूर्य से आने वाली गर्मी को सोख लेते हैं और उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ता है जिसे विश्व ऊष्मायन कहते हैं। इसे इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 48, महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो है लगभग। ऑप्शन ए, 3/4। ऑप्शन बी, 1/2। ऑप्शन सी, 1/4। ऑप्शन डी, 2/3। इसका सही उत्तर क्या है? आइए सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए, 3/4 यानी कि 3/4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है, जिसमें सागर, नदियां और महासागर शामिल हैं। पृथ्वी की कुल सतह के लगभग 3/4 भाग पर जल का विस्तार है। प्रश्न नंबर 49, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट में निक्षेपण होता है। ऑप्शन ए, सिलिका का। ऑप्शन बी, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका सही आंसर क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन वाले गुफा क्षेत्रों में जब पानी रिस कर नीचे गिरता है तो उसमें घुला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 गुफा की छत और फर्श पर जमा होने लगता है। छत से नीचे लटकने वाली आकृति को स्टैलेक्टाइट और फर्श से ऊपर उठने वाली आकृति को स्टैलेगमाइट कहते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। सिलिका
सिलिका मुख्य रूप से रेत या कांच का निर्माण करती है। गुफाओं की इन आकृतियों में इसका प्राथमिक योगदान नहीं होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, यह डोलोमाइट चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन गुफा के निक्षेपण की मुख्य रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। सोडियम कार्बोनेट, इसे धावन सोडा कहते हैं। यह पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है, इसलिए इससे कोई ठोस चट्टानी स्तंभ संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए धुआं और कुहासा, ऑप्शन बी वाहनों से निकलने वाली गैसें, ऑप्शन सी जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वायुमंडल की स्वच्छ हवा में किसी भी बाहरी हानिकारक तत्व का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। धुआं और कुहासा यानी स्मॉग, वाहनों से निकलने वाला साइलेंसर का धुआं और लकड़ी या कोयले के जलने से निकलने वाली जहरीली गैसें, ये सभी हवा को दूषित करती हैं। इसीलिए ये सभी वायु प्रदूषण के कारण हैं। प्रश्न नंबर 51, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए कागज के थैले का, ऑप्शन बी प्लास्टिक के थैले का, ऑप्शन सी नायलॉन के थैले का, ऑप्शन डी चमड़े के थैले का। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्लास्टिक के थैले का। व्याख्या देखिए। प्लास्टिक या पॉलीथीन के थैले गैर बायोडिग्रेडेबल, ना सड़ने वाले होते हैं, जो सैकड़ों सालों तक मिट्टी और पानी में रहकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सहित दुनिया भर के देशों में प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध लगाने के नियम बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 52, हवा में उपस्थित गैसों के मिश्रण में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 0.97%, ऑप्शन डी 78%। ऑप्शन डी 78%। व्याख्या देखिए। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है। इनमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कुल वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाती है। अन्य विकल्पों के विश्लेषण को देखते हैं। ऑप्शन ए 21%, यह वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रमुख गैस यानी ऑक्सीजन O2 का प्रतिशत है। 0.03%, यह वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का औसत प्रतिशत है। 0.97%, इसमें आर्गन 0.93% जैसी निष्क्रिय गैसें और अन्य सूक्ष्म गैसें और जल वाष्प शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 53, परम तापमान पैमाना कौन सा है? ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केल्विन। व्याख्या देखिए। विज्ञान में केल्विन पैमाने को परम तापमान पैमाना कहा जाता है। इसे अंग्रेजी के अक्षर से दर्शाया जाता है। इसमें ऋणात्मक तापमान नहीं होता है और शून्य केल्विन को परम शून्य तापमान कहा जाता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र है T बराबर 273 डिग्री सेल्सियस प्लस स्मॉल t डिग्री सेल्सियस। अन्य विकल्प देखते हैं। सेल्सियस, यह तापमान मापने का सबसे आम व्यावहारिक पैमाना है, लेकिन यह परम पैमाना नहीं है क्योंकि इसमें तापमान शून्य से नीचे माइनस में जा सकता है। ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, इसका उपयोग मुख्य रूप से मानव शरीर का तापमान बुखार मापने वाले थर्मामीटर में किया जाता है। प्रश्न नंबर 54, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ऑप्शन ए सभी पौधों द्वारा, ऑप्शन बी सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, ऑप्शन सी सभी हरे पौधों द्वारा, ऑप्शन डी वायरसों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरे पौधों द्वारा। व्याख्या देखिए। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें केवल हरे पौधे अपने पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल यानी हरित लवक की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेकर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं।
आइए विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। सभी पौधों द्वारा। सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। कुछ पौधे जैसे अमरबेल या कवक गैर हरे होते हैं और उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए वे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी पेटा, ऑप्शन डी UN। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी UN, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UN अपनी विभिन्न शाखाओं जैसे UNEP के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा संधियों और नियमों की देखरेख करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अन्य विकल्पों को देखिए। WWF यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है जो मुख्य रूप से लुप्त प्राय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए फंड और प्रोजेक्ट चलाता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यह संयुक्त राष्ट्र की वह संस्था है जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य और महामारियों से संबंधित देखभाल और नीतियां बनाती है। पेटा यह पशुओं के अधिकारों और उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए काम करने वाला एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है। प्रश्न नंबर 56। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जल प्रदूषण। व्याख्या देखिए। खेतों में फसलों को बचाने के लिए जब अत्यधिक मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है तो वह रसायन मिट्टी से होते हुए या बारिश के पानी के साथ बहकर सीधे पास की नदियों, तालाबों और भूजल यानी ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। इससे बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण होता है और जलीय जीव मर जाते हैं। प्रश्न नंबर 57। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन ए ऑडियो मीटर में, ऑप्शन बी डेसी में, ऑप्शन सी डेसिबल में, ऑप्शन डी डेसिमल में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डेसिबल में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता या शोर को मापने की मानक इकाई डेसिबल है। पर्यावरण और स्वास्थ्य मानकों के अनुसार जब ध्वनि का स्तर 80 डेसिबल से ऊपर जाता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखिए। ऑडियोमीटर यह एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसका उपयोग डॉक्टर या वैज्ञानिक किसी व्यक्ति के सुनने की क्षमता और ध्वनि की तीव्रता को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ये थे एनवायरनमेंट के 50 प्लस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपकी तैयारी में मदद मिली होगी। यदि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की वीडियोस लेकर आऊं तो हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।